Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हम DT+B TGT सोशल साइंस के जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो मेरा पेपर चल रहा है वो 1 अक्टूबर 2021 का मैं डिस्कस कर रही हूँ। वो शिफ्ट 3rd में पूछा गया था और इसके सारे पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट 5 में आज डिस्कस कर रही हूँ। जैसा कि हर एक वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस को क्या करती हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है जिसमें हम 90 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पॉलिटिकल साइंस के होंगे और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कौन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर DT+ भी लिखा हुआ है। इट डजेंट मीन कि अगर आप सिर्फ DT+B के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप TGT सोशल साइंस के, आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा कि KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, RPSC हो गया हमारा, BPSC हो गया, ठीक है, UPPSC हो गया, अगर आप किसी भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका गोल है टीचिंग और आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो इसी के आसपास रहेंगे, इससे हट के नहीं आएंगे। ठीक है, जो आपका कंटेंट वाला पार्ट है वो कहाँ से रहेगा, इन्हीं क्वेश्चन से बेस्ड रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा DT+B का एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि हमारी NCERT पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। बाकी बस वही होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट की नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे रिलेटेड थोड़े कुछ से क्वेश्चन को क्या करता है, ज़्यादा पुटअप करता है। बाकी फॉलो हर एक स्टेट में क्या होती है, हमारी NCERT ही होती है। बाकी DT+B हो गया हमारा और KVS NVS, इनमें तो आपको कोई ऐसा पढ़ना नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई स्टेट से रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो आपका RPSC है जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, उसमें थोड़े बहुत राजस्थान के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको सिलेबस में ही दे दिया जाता है कि राजस्थान की हिस्ट्री, करंट ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसा होता है आपका BPSC यानी बिहार में और UPSC यानी जो उत्तर प्रदेश में आपकी LT की वैकेंसी आई हैं, उसमें भी ऐसे ही पैटर्न में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। आपको पता है कि इस वीडियो में, इस चैनल पर जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ, वो सारे क्या हैं, PYQ क्वेश्चंस हैं। और हर एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपर क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, सो दैट कि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुट हो जाए या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी कोई फैक्ट्स पूछ लिए जाएँ, सो आपको क्या रहे, वो प्रॉपर क्लियर रहे। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो भी क्लियर होगा, और अगर उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में हिट हो सकते हैं, आपके शिफ्ट में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करती जा रही हूँ। ठीक है, और आई होप, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपके पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर होगी, सो दैट कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर लगेंगे जो आपने सुने नहीं होंगे या फिर जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। ऑब्वियसली बात है, 100% सबको नहीं पता होता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक साइड में नोट्स भी प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, और PDF के लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आप क्या करनी है, आपको स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और नोट्स कंसाइज फॉर्म में होगा, आप उसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप PDF से ज़्यादा आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, तो आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है और आप कोशिश करेंगे PDF आपसे खुद ही बन जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने आप लोगों की 2 प्लेलिस्ट बना दी है। एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसमें मैं 2021 के पेपर डिस्कस कर रही हूँ, और एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसमें मैं 2018 के पेपर डिस्कस कर रही हूँ। अब दोनों साथ में ही थे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लेलिस्ट
में वीडियो नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, तो ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था। जैसे कि एट सपोज़ आप एंड टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे और आप इतनी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको डर लगेगा कि इतनी सारी वीडियोस है, तो इसलिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग जो प्लेलिस्ट है उसको बना दिया है, सो दैट कि आप क्या कर सकें, आराम से उनको देख सकते हैं। ठीक है, और आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। आपके पास सिर्फ 1 मंथ है अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे जो PYQs हुए हैं DT+B ओके उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं जो पेपर डिस्कस कर रही हूँ ये भी कब हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर को ही हो गया था। तो हो सकता है कि DT+B में कोई ऐसा भी हो जाए कि 1 अक्टूबर को ही पेपर हो जाए। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करके चलनी है कि आपके पास सिर्फ सितंबर ही सितंबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना, आई होप आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड है, चाको वॉर से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है चाको वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, यानी ये जो चाको वॉर हुई थी वो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, अर्जेंटीना या फिर पैराग्वे, ब्राज़ील या फिर चिले, पेरू चिले या फिर बोलिविया एंड पैराग्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो चाको वॉर लड़ा गया था वो बोलिविया और पैराग्वे के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये देखो, तो इसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1932 से 1935 के बीच में लड़ा गया था। कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व थे, बोलिविया एंड पैराग्वे। रीज़न क्या था इनका, ग्रैंड चाको साउथ अमेरिका, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया था, चाको वॉर हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मतलब इंडिया में भी बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, जैसे पानीपत, तो पानीपत एरिया का नाम है इसलिए उसका वॉर का नाम क्या पड़ जाता है, पानीपत। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हल्दी घाटी ये सारे वॉर हुए हैं जो मतलब कि मोस्टली किस पे जहाँ पे हुए हैं उन्हीं का नाम दे दिया जाता है। तो ये भी कहाँ लड़ा गया था, ग्रैंड चाको एरिया में लड़ा गया था, जो कि क्या है, साउथ अमेरिका में है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, चाको वॉर पड़ गया था। कॉज क्या था, डिस्प्यूट ओवर ऑयल रिच टेरिटरी एंड रिच एसेस। तो इन दोनों में इसलिए बात की लड़ाई हो रही थी क्योंकि ऑयल रिच एरियाज थे जिसको क्या करना चाहते थे, ये अपने अंदर मिलाना चाहते थे। आउटकम्स क्या हुए, पैराग्वे क्या होता है, जीत जाता है, गेन मोस्ट ऑफ द टेरिटरी। तो पैराग्वे क्या करेगा, जीत जाएगा हमारे बोलिविया से और उसको सारी टेरिटरी मिल जाएगी। ठीक है, और ट्रीटी कौन सी साइन हुई, पीस ट्रीटी साइन की जाती है 1938 में इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना। इससे एक्स्ट्रा आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ कॉज पूछ सकता है, रीज़न पूछ सकता है, वैसे तो ये सब चीज़ें भी नहीं पूछते, आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है। तो इससे एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। The Royal Constitution envisaged a dash system under the constitutional monarchy. Choose the most appropriate अल्टरनेटिव रिगार्डिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन नेपाल। तो आपने देखा है कि जो 2021 के क्वेश्चन है उसका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि 2018 के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा रखा है, वो DT+ की वेबसाइट का ही क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें मैंने ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशंस वगैरह नहीं प्रोवाइड करी है, उसको आप इसलिए देखेंगे कि आपको क्या लगेगा कि एक जस्ट आइडिया लगेगा, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं करवाई है। बाकी मैं और भी अपलोड करूँगी वीडियोस 2018 के क्वेश्चंस, तो उसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। तो वो क्या थी, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो इसलिए मैंने उसको जस्ट आपको आइडिया के लिए करवाया था कि आप देखिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में 2021 के हर एक शिफ्ट में आपको ये नेपाल और बोलिविया वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है, 2-2 3-3 क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो इसको आप अच्छे से करके ही जाएंगे। और मैंने PYQs कराए हैं तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट कहीं से नहीं मिलता है तो आप मेरी PYQs को देख लो, आपका कंटेंट जो है मोर देन इनफ आपको इसी से मिल जाएगा। तो पूछ रहा है कि जो शाही संविधान था एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत एक डैश प्रणाली की परिकल्पना की थी। तो प्रणाली कौन सी थी, ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब मोनार्की भी चल रही है लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, मतलब मोनार्की को जस्ट हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे और जो कंट्रीज़ के लिए रूल्स नॉर्म्स ये सारी कौन बनाएगा, हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो इनको फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा नेपाल से रिलेटेड। टाइम पीरियड क्या था, 1951 से लेकर 2008 तक क्या चलता है, इनका रिवॉल्ट चलता है। मोनार्क होते हैं सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट्स किया जाता है, जैसे हमारे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल देते हैं कि वो हमारे क्या हैं, कंट्री के हेड हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यही हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसा कि आप सबको पता होगा। और बाइकैमरल हाउसेज हैं वहाँ पर, हमारे इंडिया में भी हैं 6 स्टेट्स के। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं जिनमें क्या है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे इंडिया में। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होगा, किसी का कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। पॉलिटिकल सिस्टम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट है। नेपाल हमारे पड़ोस में, उसके जो भी गवर्नमेंट के मतलब कि स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हमारे इंडिया जैसा ही है। ठीक है, की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रॉयल कॉन्स्टिट्यूशन 1959 में है, फिर रिफॉर्म किया गया 1990 में। डिक्लाइन कब होने लगा, मोनार्की अबॉलिश्ड इन 2008, तो सी बात है 2008 में मोनार्की को हटा दिया गया। और ट्रांजिशन यानी संक्रमण शिफ्ट टू फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो इसमें क्या होता है मोनार्की से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या करते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना फैक्ट क्लियर है आप सबको हमारे नेपाल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एनविसेज्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला हमारा आर्टिकल है उसको हम किस कौन से मतलब कि पार्ट में आता है। पार्ट 1 में, आप एक बार पार्ट्स को अच्छे से देख के चले जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में आता है, पार्ट 3 में आता है, पार्ट 1 में आता है, पार्ट 4 में आता है, या फिर पार्ट 2 में आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, आर्टिकल 14 के अंदर आता है। इसके अंदर 2 प्रोविजंस हैं, आर्टिकल बिफोर लॉ दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वालिटी सबको दी गई है। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 3 के अंदर आता है। अगर आपने पार्ट्स को पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, दैट इज़ रिलेटेड है किससे, हमारे जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उससे। सेकेंड पार्ट किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से। पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, द यूनियन है जो हमारा उससे रिलेटेड है। और पार्ट 3 किससे, हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो ये वाला प्रोविज़न किसके अंदर आ जाएगा हमारा, अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर आता है, पार्ट 3 के अंदर। और आर्टिकल 14 डील करता है इससे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये 2 इसके अंदर आते हैं प्रोविजंस टू ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सबको दिया जाएगा जो हमारे इंडिया के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर है इतना। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, सारे पार्ट्स हैं, एक बार आप इनको ज़रूर देख लेंगे। मैंने इसलिए लगाया सो दैट कि आप अगर 1-2 बार देखोगे तो क्या पता आपको याद हो जाए। तो पार्ट 1 है हमारा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 है हमारा सिटीजन से रिलेटेड। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। पार्ट 4 DPSP है। और पार्ट 4A में हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें ऐड किया गया था बाद में। फिर पार्ट 5 में क्या था, द यूनियन, जिसमें एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पार्ट 6 किस में है हमारा, द स्टेट, जिसमें जो ऑब्वियसली बात है जो यूनियन के जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वही स्टेट में भी होते हैं। जैसे सेंटर में हमारे क्या हैं, प्रेसिडेंट है, तो स्टेट में क्या होते हैं हमारे, गवर्नर होते हैं। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हैं। स्टेट में क्या होते हैं हमारे, CM होते हैं। और सेंटर में हमारे क्या होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह होती हैं, तो इसमें भी हमारे असेंबलीज होती हैं। तो स्टेट को और यूनियन को अलग अलग डिवाइड किया गया है। और आर्टिकल जो पार्ट 7 है उसको ऑमिट कर दिया गया है। फिर 8th वाला जो है वो यूनियन टेरिटरी से डील करेगा। और 8B है। फिर ऐसे आप क्या करेंगे, इन सारे पार्ट्स को देख लेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक बार बता दिया है। ठीक है,
इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो अमेंडमेंट वाला है वह कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट 20 इससे डील करता है, ठीक है। और इमरजेंसी वाले प्रोविजंस किस में है, पार्ट 18 में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में हिट हो सकते हैं, ये तो आपको वैसे तो आप सारे याद कर लो, ज़्यादा नहीं है, बस 24 ही हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सॉरी पार्ट 22 हैं, और हमारे पास शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं, और पार्ट कितने हैं, 22 हैं। तो इनको आप याद कर लेंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो फ्री में आपको 1-2 नंबर देके चला जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड। फिर क्वेश्चन आ गया हमारा पार्ट से, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो पार्ट सेकंड किससे रिलेटेड है, हमारा सिटीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहले क्लिक हो गया आपका। तो क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पार्ट सेकंड जस्ट अभी हमने देखा किससे डील करता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ पंचायत इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। इससे रिलेटेड हमारे शेड्यूल भी हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से, जो कि अमेंडमेंट किए गए थे, वो मैंने आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पार्ट पूछे हैं, ठीक है। तो पार्ट 10, 11, 9 या फिर पार्ट 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्ट 9 जो है वो डील करता है हमारे कंपोजिशन ऑफ पंचायत से। तो थोड़ा सा देख लें अगर हम यहाँ पर, तो रेलेवेंट पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 किससे डील करता है, पंचायत से। आर्टिकल नंबर 243 सी, इंसर्टेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, और किस में ऐड किया गया था इसको, शेड्यूल 11 में इसको रखा गया है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। एंड व्हाट इट्स कवर, ये कवर क्या क्या करता है, कंपोजिशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत। पंचायत से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको क्या करता है, ये डील करता है। लेवल ऑफ पंचायत विलेज लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इलेक्शन मेथड क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिस टेरिटरी में आप खड़े हैं। ये प्रोविज़न किससे रिलेटेड है, हमारा पंचायत से। कौन सा डील करता है, पार्ट 9 डील करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो जो अनटचेबिलिटी है उसको कौन से फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, आपको पता चल चुका है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपको जो आप अनटचेबिलिटीज़ होती हैं हमारी, उसको क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या किया जा रहा है, इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम नहीं दी जा रही है कि आप मतलब कि ऐसे आपको कोई अनटचेबिलिटी नहीं बोलेगा, आप फ्री हैं। फ्रीडम मतलब ये होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कोई भी रीज़न आप फॉलो कर सकते हो, कहीं भी आप स्टे कर सकते हो, कोई भी आप जॉब परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे किसके पार्ट होते हैं, हमारे फ्रीडम के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे आपका सेक्स, आपका कास्ट, आपका रीज़न, आपका कलर, इनके बेसिस पे अगर आपको जज नहीं किया जा रहा है, इट मीन्स आपको क्या दिया जा रहा है, इक्वालिटी दी जा रही है, आपको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। तो किसके अंदर आना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि जो अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है या फिर जो प्रोविज़न है वो किसके अंदर आता है, आपके आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। आई होप क्लियर होगा आपको इतना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 17 डील करता है हमारा अनटचेबिलिटी से, ठीक है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है हमारी, कॉन्सिक्वेंसेज है। प्रैक्टिस इज़ पनिशेबल, अगर ये किया जाता है तो इसको अपराध या फिर दंडनीय अपराध माना जाएगा। सपोर्टिंग लॉज कौन से हमारे, प्रोटेक्टिंग ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में ये एक्ट लाया गया था, इससे रिलेटेड, क्लियर है इतना। सो ये हमारे क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं सारे के सारे। तो राइट टू इक्वालिटी जो किसके अंदर आएगा, हमारा 14 से 18 के बीच में आता है। फिर ये किसके बीच में आता है, 19 से 22
फिर हमारा क्या होता है 23-24, ठीक है, और ये वाला है हमारा दैट इज़ 25 से लेके 28 तक, एंड ये क्या है 29 एंड 30 अगर आपने पढ़ा हो, और लास्ट वाला जो होता है हमारा 32 डील करता है, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमने पढ़ा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, ये सारी इसके अगर हो रहा है तो ये आर्टिकल 15 डील करेगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे पहले के ज़माने में महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली, सरदार पटेल की उपाधि मिली, तो ऐसे आपको नहीं मिल जाएगा कि आपको कोई उपाधि मिल जाए, ठीक है। तो आपको वैसे जो प्रोफेशनल्स वाली हैं वो मिल सकते हैं, जैसे आप PhD करके प्रोफेसर लगा सकते हैं अपने आगे, आप B.Ed वगैरह करके टीचिंग करें तो आप टीचर बन सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल या फिर जो अकेडमिक्स होती हैं वो आपको मिलेंगी। बट अगर किसी पर्सन ने आपको रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि आज से आपको इस नाम से जाना जाएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें क्या है प्रोटेक्शन राइट्स दिए गए हैं, ये आपके 6 हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। कहीं भी आप घूम सकते हैं, गैदर हो सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विंस ऑफ ऑफेंस, अगर आपको कोई ऑफेंस हो रहा है उसमें आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। लाइफ है आपका आर्टिकल 21 में डील होता है, और राइट टू एजुकेशन जो 21 के ए में आते हैं, इसको राइट टू लाइफ में ही ऐड किया गया है कि आपको एजुकेशन मिलना आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्या आप प्रोटेक्शन हो सकता है अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपको सर्टेन केसेस हैं तो आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, आपको कोई डिटेन नहीं कर सकता एक टाइम पीरियड से ज़्यादा, या फिर आपको जानबूझ के कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और चाइल्ड लेबर्स हो गए, इनको क्या किया गया है प्रोहिबिट किया गया है। फिर हमारा रिलीजन से रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपोगेंडा या फिर रीज़न आप किसी भी को भी फॉलो कर सकते हैं। अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर जो भी आपकी धरोहर हैं, आपकी लैंग्वेज है, आपका कोई भी मतलब कि जैसे आपको पता है ना कि हमारी क्या है संस्कृति है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं, और उसको उसकी प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने क्या कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा मदरसाज वगैरह चलते हैं। तो फिर उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इन सब और फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको कोई भी राइट फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर कोई बाधा बन रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी गारंटी कौन देता है सुप्रीम कोर्ट, हमारा कौन होता है गारंटर होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के केस में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल डैश इज एसोसिएटेड विद राइट टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताओ कौन सा है 21, 31A, 22 या फिर 21A। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21 जो होता है वो हमारा क्या है राइट टू एजुकेशन है, जो कि क्या है हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है आर्टिकल नंबर 21A। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 76 पूछ रहे हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, तो जो आर्टिकल 76 है वो किस चीज़ से डील करता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी लोगों के घर की संरचना। तो ये यहाँ पर हिंदी आपको पता है कितनी अच्छी इसने हिंदी को ट्रांसलेट करा, हाउस ऑफ पीपल होता है हमारा लोकसभा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है, या फिर स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से। आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास राइट्स होते हैं कि वो दोनों हाउस को क्या कर सकता है एक साथ भी बुला सकता है, इसको हमने क्या रखा है ये क्या होता है कि स्पेशल एड्रेस या फिर स्पेशल पावर होती है किसके पास प्रेसिडेंट के पास हमारे होती है, ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी PYQs में। या फिर ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट के जो ड्यूरेशन होता है ये 76 उससे डील करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा अटॉर्नी जनरल जो इंडिया होते हैं
उनकी जो प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल 76 में डील किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 76, जो किससे डील करता है, हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्या करता है, डील करता है। क्लियर है इतना आप सबको, दैट इज़। और पार्ट 5 में आता है ये, और 52 से लेके 151 तक इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको पार्ट 5 मैंने बताया था जो क्या होता है, द यूनियन के नाम से दिया गया था, जिसमें जो भी सेंटर से रिलेटेड या फिर यूनियन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनमें लाई गई हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 5 से इतने सारे क्वेश्चंस पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता है ये जो सारी चीज़ें हैं, डेट इज़ प्रेसिडेंट हमारे सेंटर से रिलेटेड होते हैं, इलेक्शन किसका हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का, किससे रिलेटेड है, हमारे सेंटर से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी हमने पढ़ा किसका रिलेशन है इससे, सेंटर से रिलेटेड है। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो पार्ट 5 में नहीं आएंगे, बल्कि वो पार्ट 6 में आएंगे। जो भी स्टेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो किस में पूछी जाएंगी, हमारी पार्ट 6 में पूछी जाएंगी। क्लियर है इतना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स है वो किसके अंदर डील किया जाएगा, पार्ट 6 के अंदर डील किया जाएगा, जो हमारा किस नाम से है, द स्टेट के नाम से। तो एक बार आप पार्ट 5 पार्ट 6 को काफ़ी अच्छे से देख लो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो पार्ट 5 ये रहा हमारा, पार्ट 6 ये रहा। ठीक है, तो जो इसमें पार्ट 5 हमारा किससे रिलेटेड है, यूनियन से है, और पार्ट 6 किससे, स्टेट से। तो स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो स्टेट से जिनका लेना देना होता है, जिन पे प्रोविजंस क्या करती है, स्टेट्स बनाती हैं। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 26 से किससे डील करता है, तो हमने देखा था 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट होगा। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमें क्या है, भाषण की स्वतंत्रता, किसी भी बारे में हम बोल सकते हैं। फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। हमें टैक्स जो है उससे हमें फ्रीडम मिली हुई है कि हम किसी भी अगर रिलीजन का प्रमोशन करें तो उसमें हमें टैक्स नहीं देना है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण करना, या फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी मैंने एक स्लाइड में आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करा था, और उसके पास आर्टिकल नहीं लिखे थे, तो मैंने इंडिविजुअली सारे आर्टिकल्स को बोल के बताया था कि कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है। ठीक है, या फिर अगर आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा 14 से 18 हो गया, ये हो गया 19 से 22, ये हो गया 23 से 24, और ये क्या हो गया 25 से 28। तो 25 हो गया, ये 26 हो गया। 26 किससे डील करता है, मैनेज करना है हमें हमारे रिलीजियस अफेयर्स को। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेशन करिकुलर कंपोनेंट इन सोशल साइंस इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमारे क्या है, पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें हमसे सोशल साइंस से रिलेटेड पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या घटकों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल है। की प्रोसेस इन ज्योग्राफी, इंटर रिलेशन बिटवीन पीपल, इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज का क्या करना है, इंटर रिलेशन बनाना है। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन स्किल्स, यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक व्याख्या कौशल है, और वैल्यू बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो संविधान पर आधारित मूल्य हैं उनको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ये जो चारों चीज़ें हैं वो हमारे क्या हैं, सोशल साइंस में ऐड या फिर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिंग इलेक्शन इन द स्कूल फॉर इलेक्टिंग स्टूडेंट्स काउंसिल, दिस अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच
टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज्ड इन सोशल साइंस क्लास। यानी कि अगर लेट सपोज आप इलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आपने क्या किया, अपने क्लासरूम में ही एक बच्चे को खड़ा कर दिया और उसको क्या करा कि आप जैसे खड़े हुए हैं वोट के लिए, तो अपने क्लास में ही आपने क्या करा, इलेक्शंस को कंडक्ट करवा दिया। तो आप कौन से टाइप ऑफ टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज़ कर रहे हैं यानी संकल्पना मानचित्रण का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट मैप तो आप कुछ नहीं प्रिपेयर कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो प्रॉब्लम आप देंगे उनको सॉल्व करेंगे बच्चे, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टोरी टेलिंग होता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपने क्लासरूम में जो हमारा टॉपिक था उसको क्या कर दिया, कंडक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल लर्निंग से क्या कर रहे हैं बच्चे, उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट क्लियर हो जाता है तो आपको इन सब मेथड्स को यूज़ करना है अपने क्लासरूम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ मोर फॉर्मल। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने बताया है, जो आपके यूटीज़ वगैरह होते हैं 10-10 20-20 मार्क्स के, वो होते हैं। बाकी जो आपके 6 मंथ्स वाले एग्जाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो पूछ रहा कि क्या फॉर्मेटिव ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, तो देखते हैं सेकेंड। समेटिव असेसमेंट इज आउटकम ओरिएंटेड। जो समेटिव असेसमेंट होता है वो आउटकम ओरिएंटेड होता है, यानी योगात्मक मूल्यांकन परिणामों मुखी होता है। इनफॉर्मल असेसमेंट ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट। तो ऑब्वियसली बात है, जो 10-20 मार्क के यूटीज़ होते हैं वो जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं। समेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन सर्टेन प्रिस्क्राइब कोर्स। तो ऑब्वियसली बात है, समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो आपके जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के एग्जाम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या होता है, स्टूडेंट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस दर्शाता है एक सर्टेन प्रिस्क्राइब कोर्स में। तो आपने 6 महीने में कितना पढ़ा है वो आपको क्या बता देगा, समेटिव असेसमेंट बता देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछे हैं, नॉट करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा क्या कहते हैं कि फॉर्मल्स नहीं होते हैं। जैसे आपने यूटीज़ वगैरह देखी होंगी, जो अगर आप अपने डेज को अगर याद करें तो 10-10 20-20 मार्क्स के हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे, सरप्राइज टेस्ट होते थे। तो वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते थे, आपको नॉर्मली कभी भी कंडक्ट करा दिए जाते थे। लेकिन बाकी तीनों स्टेटमेंट्स अगर हम देखेंगे तो क्या है, सही है, क्योंकि 10-20 मार्क जो पेपर होते हैं उनका वेट ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर है इतना। बस अगर आपको फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पता है तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर लगा सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रैटेजीज टू इनहेंस द मोटिवेशन लेवल ऑफ लर्नर। तो हमें क्या करना है, लर्नर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, जो उनकी स्ट्रेंथ है यानी ताकत पर काम करना है सबसे ज़्यादा। ऑफर चॉइसेस करनी है, प्रस्ताव विकल्प रखने हैं। फैसिलिटेट करना है क्रिएटिविटी को, ऑब्वियसली बात है रचनात्मक की सुविधा बनाइए। प्रोवाइड अ सिक्योर इन्वायरमेंट, उनको एक सुरक्षित इन्वायरमेंट भी देना है, सो दैट वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए, जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो हम उनको चॉइसेस नहीं देनी है। अगर आप चॉइसेस देंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही चॉइसेस देंगे, लेकिन चॉइसेस में कुछ और भी आ सकता है, इसलिए इसको राइट आंसर नहीं माना गया है। बाकी आप क्या करना है, जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको पहले आप क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। जैसे बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है उसको उसी फील्ड में मोटिवेट करेंगे, फिर उसे फैसिलिटेट करेंगे क्रिएटिविटी, यानी जो ऑब्वियसली बात है जो रचनात्मक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और एक सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाएगा ताकि बच्चा क्या करे, अपने आप को सिक्योर फील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले इज़ अ मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ क्ले। तो क्ले आपने पढ़ा होगा, क्ले से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो क्या है, विजुअल आर्ट और क्राफ्ट का ये पार्ट है। और इसमें पूछ रहा कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्ले से रिलेटेड। इट इन्हेंसेस क्रिएटिविटी, ये क्या करता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इट डेवलप्स द फाइन मोटर स्किल्स, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक मोटर कौशल, उनको क्या करता है, बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन,
कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपको पता है कि क्ले से अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आपकी हैंड्स और आइज़ को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, यानी आँख से आप देखते हैं और हैंड से क्या कर रहे हैं, आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन और बिल्ड इंटरेस्ट इन आर्ट एक्टिविटीज़, ये क्या कर सकता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो आप कंसंट्रेटेड होकर बनाएंगे उससे, और क्या करेगा, ये आपका जो आर्ट के रिगार्डिंग आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चारों हैं वो चारों ही क्या है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे थे। इसमें से कोई सा भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट्स या फिर नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा था, तो इसलिए चारों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, मोर देन वन अप्रोप्रिएट आंसर, या फिर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, ओनली वन अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपने पढ़ा होगा अपने बीएड के ड्यूरेशन में, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब होता है कि अपने आप को कम कर देना, जैसे आपको पता होगा कि एक सेंटर है, कन्वर्जेंट मतलब सब उसी के बारे में सोचना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट और आप डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। आप इस जैसे आपका नेम भी सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको कन्वर्जेंट नहीं समझ में आ रहा तो डाइवर्जेंट आप खुद ही सोच लो कि डाइवर्ट मत हो या फिर इस पॉइंट से मत हटो आप, ठीक है। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक को छोड़ के दूसरा सोचने लग जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरा सोचने लग जाते हैं, तो एक टॉपिक से क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं। तो डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं आपके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन और टू, क्योंकि उन्होंने जो मैच कर दिया वो दोनों का क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आंसर्स को लगा सकते हैं। ये हमारे क्या है, एक तरीके से डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले टर्म्स से हम क्या कर सकते थे, इसको लिंक कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ डिलेड स्पीच, तो अगर मान लीजिए कौन सी देर से भाषा के कारण हैं, मेंटल रिटार्डिनेस यानी मानसिक मंदता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर आपको क्या हो रहा है, सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर बिहेवियर डिसऑर्डर है, आपका व्यवहार संबंधी विकार है। तो ऑब्वियसली बात है, ये तीनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, तो तीनों ही क्या करेंगे, हमारे जो स्पीच है यानी जो बोलना है उसको क्या करेंगे, डिले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है आपको, डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर श्रम का क्या कर दिया हमने, विभाजन कर दिया। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, प्लेसमेंट, नियुक्त किया जा रहा है, पदोन्नति या फिर प्लेसमेंट दिया जा रहा है, लॉज एंड रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों, या फिर ओनली थर्ड। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों ही क्या है, हमारे सही हैं। क्योंकि अगर आप लेबर को डिवाइड कर रहे हो, आप उनको अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, प्लेसमेंट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, लॉज एंड रूल्स बनाए जा रहे हैं सबके लिए अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ टीचर wants to use drama as linguistic activities, then which characteristics need to be included, यानी यदि कोई शिक्षक नाटक को भाषाई गतिविधि के रूप में उपयोग करना चाहता है तो किन विशेषताओं को शामिल करेगा, फ्रीडम को या फिर इंजॉयमेंट को, यानी स्वतंत्रता को या फिर आनंद को। तो दोनों को ही क्या करना होगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद मतलब पहले आप क्वेश्चन का सेंस देखोगे, क्वेश्चन का जो सेंस है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। तो उन ऑप्शंस में किस चीज़ से आपको थोड़ा लग रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये थोड़ा नेगेटिव है, तो वैसे भी आप क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाकी पेडागोजी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट करेक्ट। तो कॉम्बिनेशन है हमारा क्वेश्चन का, टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट है हमारा, व्हाट वुड हैव गांधी जी डन हैड ही लिव टुडे, ये क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो गांधी जी अगर आज जीवित होते हैं तो क्या करते हैं, तो ये क्या है, काल्पनिक क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है, जीवित तो नहीं है तो हम उसे कल्पना कर सकते हैं कि अगर गांधी जी अब होते तो क्या करते हैं, ठीक है। इफ़ यू वर मैनेजर ऑफ बैंक, प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, यानी अगर क्या है, आप किसी बैंक के
प्रबंधक है यानी मैनेजर है, तो क्या है ये प्रोवोकेटिव यानी उत्तेजक सवाल है। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन सा, सेकंड वाला। अगर आप मैनेजर है बैंक है तो ये कोई उत्तेजित करने वाला क्वेश्चन थोड़ी है कि अगर आप बैंक के मैनेजर बन गए तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तेजक क्वेश्चन ये होंगे कि कहीं पे वॉर हो रही है, अगर आप हैं तो आप वहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे रिटेलिएट करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जिसमें आप क्या हो उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन यानी गुस्सा, जब आप किसी को प्रोवोकेट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी है आपको मैंने बोल दिया कि आप मैनेजर बन जाएंगे, ये सुन के आपको गुस्सा थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। सो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो 1 अक्टूबर का पेपर था उसे मैंने, अगर आपने मेरी PYQs को मतलब इस सीरीज़ को देखा हो तो उसे जो 1 अक्टूबर का पेपर है मैंने उसे 2 बार डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चंस को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, आपने नोट्स बना लिए होंगे, और ये ऑब्वियसली बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपके लिए क्या हो रहा होगा, बेनिफिशियल सेशन रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, कोशिश की जाएगी कि आपको हेल्प प्रोवाइड की जाए, या तो आंसर के थ्रू या फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, पेपर देख लीजिए, पेपर का लेवल क्या होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑब्वियसली बात है 2021 में पेपर हुआ था, 2025 में हो रहा है, तो थोड़े बहुत तो चेंजेस होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2018 के डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो से, तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है आपने 21 के पेपर तो डिस्कस हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो इसका आइडिया आपको लग चुका है, क्योंकि मैंने 1 पेपर 2 पेपर डिस्कस नहीं करा, मैंने जितने पेपर हुए थे 8-10 पेपर सारे शिफ्ट के पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो ओवरऑल 2021 का आइडिया मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब तक आपको लग चुका होगा, अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर 2018 का अगर डिस्कस करूँगी तो उसको आप देखेंगे, फिर आपको पता लगाना है कि कैसे चेंजेस आए हैं, फिर उसी हिसाब से आपको भी चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 18 से लेके 21 यानी 3 साल में चेंजेस आ गए हैं, तो अब तो 4 साल हो गए हमारे पेपर को है, तो उस हिसाब से फिर क्या करना है, आपको प्रिपरेशन अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है। सारे ही आपको PYQ पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। मैंने जैसा कि आपको बोला है कि अगर आप एक PYQ कर रहे हो फिर उसके बाद जब आप दूसरी PYQ कर रहे हो तो पहले वाले से मोस्टली क्या रहता है, 90% चांसेस रहते हैं कि अलग रहता है, ठीक है। अगर एक शिफ्ट का पेपर है फिर दूसरे शिफ्ट का पेपर मैंने आपको डिस्कस करवाया, तो 90% क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, अलग है। जैसे कहीं पे आपको पासेस पूछ लिया गया, फिर उसके बाद किसी में पासेस नहीं पूछा, किसी में माउंटेन रेंजेस पूछ लिया, हालांकि फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, और अगर आपने देखा होगा नेपाल और बोलीविया का स्ट्रगल, आर्टिकल्स, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब में सेम है, क्योंकि टॉपिक जो है हमारे सिलेबस जो है हमारा यही है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। लेकिन हमारा SST का टॉपिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, आज से कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो भी आपके SST के दायरे के अंदर आता है, आप कोशिश करो कि आप सब चीज़ों को पढ़ के जाओ, ताकि आपसे कुछ भी पूछे आप उसका क्या कर सको, आंसर कर सको। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, और आगे कट ऑफ भी 200 में से 200 नहीं जाती है। पेपर 1 में भी आपको क्या करने हैं, एफर्ट्स लगाने हैं। अगर आपको मैथ्स वगैरह से डर लगता है तो आप PYQ को सॉल्व करो। PYQ को सॉल्व करने के बाद देखो, क्योंकि मैथ्स का पेपर मैंने देखा था, PYQ इतना हार्ड नहीं होता, आप ईजिली क्या कर सकते हैं, 15-16 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 4-5 क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है ट्रिकी होते हैं, बाकी 15-16 क्वेश्चन ईजी आते हैं। आप क्या करें, सबसे पहले PYQ को सॉल्व करो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं आप मैराथन देख लीजिए तुरंत यूट्यूब पे जाकर। बाकी आपका आई होप इंग्लिश, हिंदी, और जो आपकी हमारा तीसरा कौन सा होता है, डेट इज़ रीजनिंग, ये इसमें से तो आप ये मान लो कि आपको 18-18, 19-19 नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि पेपर 1 में अगर आप 100 में से 100 भी लेके आ जाओगे ना, फिर भी आप कट ऑफ में नहीं आओगे। तो आपको पेपर 1 मतलब पेपर 2 में अगर आप 100 में से 100 भी लेकर आ रहे हैं, फिर भी आपको कट ऑफ के लिए पेपर 2 पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेट सपोज आपका, ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2021 में वैकेंसीज़ काफ़ी सही थी। इस टाइम पे वैकेंसीज़ 100-170 के आसपास हैं, उसमें भी आपको पता है कि रिजर्व्ड हैं। तो आपको क्या करना है, जनरल के लिए स्ट्रगल करना है। तो जनरल्स के लिए कितनी है, 100 सीट्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो आप ये सोचिए कि आपके पास 100 सीट्स हैं, और आपको क्या करना है, अगर आपको और
ऑब्वियसली बात है फॉर्म आपको पता है कितने सारे भरे गए हैं, जिससे DSSB को भी टाइम लग रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करने में। बाकी सारे एग्ज़ाम्स उसने कंडक्ट करवा दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो चुके हैं। जैसा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप इससे अपडेट रहते होंगे, कौन से एग्ज़ाम हो गए, कौन से एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है, DSSB में क्या चल रहा है। तो इससे अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ब्लाइंडली क्या करना है, सो नहीं जाना है, अपडेट रहना है। कहीं पता चला 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम ही भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है। आप इतने एक्सपेक्टेशन में आप लोगों से लगा के चल रही हूँ कि आप क्या है अप टू डेट रहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है हर 2-2 3-3 दिन में इसकी वेबसाइट पर आप विज़िट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस बार चांसेस हैं कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ऑब्वियसली बात है हर साल ऐड होते हैं और वैकेंसीज़ हमारे पास बहुत ही कम आई हुई हैं। तो आपको एक्सपेक्टेशन क्या रख के चलनी है, 140 150 प्लस इतनी तो आपको एटलीस्ट रख के चलनी है अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रिपरेशन ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि आप क्या कर सकें, इतना स्कोर कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी प्रिपेयर कर रहा है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं इन वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।